भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय महाकाल। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे फटाफट से। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे आप सभी कैसे हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करें। और लास्ट टाइम हम कहाँ पर थे एक बार मुझे बता देंगे कि लास्ट टाइम हम किस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे। और शायद हमारा एक चैप्टर लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था, अब हमारा उसके आगे का पोर्शन पढ़ने की बारी है ना। सुजीत, प्रियंका, नवीन, चलिए सभी आ जाइए फटाफट से, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर शायद कंप्लीट कर लिया था और बात की थी हम कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हाँ या ना। आपने बिल्कुल ठीक बात है। और अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले हम पहले चैप्टर के जो हमने थ्योरी कवर की थी उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि हमारा रेलवे और अदर एग्जामों में उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, उन्हें एक बार देखते हैं। आप सभी फटाफट आ जाइए तब देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए आज थोड़ा कमेंट जो है वो देरी से लोड हो रही है, हो सकता है कि आपकी कमेंट मुझे कम दिखे, है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। अब तक कितनी अवस्थाएं पदार्थ की तय की गई हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किसके आधार पर, फिजिकल डिवीजन के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई थी, 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी पांच अवस्थाएं थी? एक था हमारे पास सॉलिड, सॉलिड, एक था हमारे पास लिक्विड, लिक्विड था, और एक हमारे पास था गैस। कौन सा था? गैस। एक था प्लाज्मा, प्लाज्मा, और एक था हमारे पास बीईसी। ठीक है, ये 5 हमारे पास क्या थे? ये 5 हमारे पास स्टेट थी किसकी? पदार्थ की। 5 अवस्थाएं थी। ठीक, तो अब तक कितनी अवस्थाएं ज्ञात हैं? आपने अब तक 5 अवस्थाएं ज्ञात हैं। आपसे यह भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी एक पदार्थ की यानी मैटर की स्टेट नहीं है, अवस्था नहीं है ना। तो आपका आंसर होगा वो हमारे पास इन पांचों में से जो नहीं होगा वो हमारे पास आंसर होगा। अगर हम आंसर की ओर बढ़े तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है ना, 5 होगा। अच्छा, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। डिफ्यूजन किसमें सबसे तेज होता है? ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, है ना। ये है गैस, गैसों में या फिर प्लाज्मा में। सबसे डिफ्यूजन का मतलब होता है कौन तेजी से फैलता है ना। जैसे आपके पास ठोस रखा है, द्रव रखा है, गैस रखा है। आप मुझे बताइए अगर आप तीनों को कमरे में छोड़ देते हैं तो सबसे तेजी से कौन फैलेगा? तो फैलना कहलाता है डिफ्यूजन, है ना। फैलना क्या कहलाता है? एक तरीके डिफ्यूजन कहलाता है। मुझे बताइए किसमें तेजी से डिफ्यूजन होगा? तो आपको पता है हम क्या यूज करते हैं? हम परफ्यूम यूज करते हैं गैस फॉर्म में। क्या आपने देखा है परफ्यूम हम ठोस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब उसकी जो गंध है, जैसे आपको खाना बन रहा है, खाना नीचे बन रहा है आपके घर में और आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर रह रहे हैं, तो महक ऊपर तक पहुंच जाती है क्योंकि उसका विसरण बहुत ज्यादा होता है गैस का, सबसे तेजी से होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है ठोस का विसरण, ठोस की महक यहां से ऊपर तक पहुंच गई, लोहा नीचे रखा नहीं पहुंचेगी, है ना। तो आप याद रखेंगे गैस जो है, गैसों का विसरण जो है वो सबसे तेजी से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा, है ना। इसीलिए हम परफ्यूम हो उसमें गैसों का यूज करते हैं। जब हम किसी चीज की सुगंध लेते हैं तो उसकी भाप सूंघते हैं, क्यों? क्योंकि गैसों का डिफ्यूजन यानी विसरण, फैलना बहुत तेजी से होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? गैस, तरल, ठोस या फिर अर्ध गैस? अगर अमोनिया गैस है तो मुझे बताइए कि कपूर क्या है। अगर अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? तो आपने सर अगर अमोनिया हमारे पास गैस है तो कपूर, सीधी सी बात है। ठोस है, आपने बहुत बार पूजा करी है कि नहीं? आपने कपूर डाला है कि नहीं है? भगवान को प्रकट करने की जब आप प्रयास करते हैं कि हमें आज भगवान को प्रकट ही करके मानना है, जब कोई भी घर में पूजा वगैरह होती है या फिर आप मंदिर जाते हैं, पेपर होता है, तब प्रकट करने के लिए जो आप एक प्रयास करते हैं सिंपल सा, तो उसमें आप कपूर का यूज करते हैं और उस कपूर में ठोस फॉर्म में होता है कपूर। तो इसका मतलब अमोनिया गैस, तो कपूर कैसा होगा? ठोस होगा, सॉलिड होगा। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है ना। अरे एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अमिताभ बच्चन वाला 50-50 देता हूं, ठीक है। अमिताभ बच्चन वाला 50-50 देता हूं। मैं इन दो ऑप्शन को काट देता हूं। अब मुझे बताइए आप ए और डी में से कौन सा होगा? ए और डी में से कौन सा होगा? देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को लेकर अगर मैं बात करने लगूं तो फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिन्हें हम, जैसे अभी कोई चेंज हुआ मतलब अस्थायी होते हैं,
है ना, उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। कोई चीज हमने चेंज हुई, उस चेंज चीज से दोबारा उसी चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये होता है फिजिकल चेंज, अस्थायी परिवर्तन होता है। वहीं हम केमिकल चेंज को लेकर बात करें, केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे लोहे पर जंग लग गई, तो भैया जंग लग गई तो लग गई, है ना, उसे दोबारा वैसा ही लोहा बना दोगे आप जो जंग लगी है? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। तो सीधी सी बात है, कैसा परिवर्तन है, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। सिंपल है, एक बार मुझे बताएंगे यहां तक की चीजें आपकी क्लियर है या नहीं है, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 4 हमारे क्वेश्चन हुए हैं। अगर किसी को डाउट और दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझसे पूछिए। आज आपकी कमेंट्स जो है वो बहुत कम आ पा रही हैं, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत है तो फटाफट बताएंगे भाई। फिजिकल चेंज वाली मेरी बातों को सुनो। फिजिकल चेंज जो है, आपके पास लोहे पर जंग लगी, ठीक है, तो जंग वाला जो हिस्सा है जो आपका खराब हो गया, क्या उससे दोबारा आप लोहा बना दोगे? नहीं बना सकते। हम उस पर जस्ते की परत चढ़ाकर जो है ना, गैल्वेनाइजेशन जिसे कहते हैं, लोहे की जंग से बचाया जा सकता है ना, ठीक। तो आप एक बात याद रखेंगे, बचाया जा सकता है, लेकिन उसे जो खराब हो गया उसे दोबारा से प्राप्त नहीं करा जा सकता। आप एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आप लिखिएगा, लोहे पर जंग लगने पर, लोहे पर जंग लगने पर उसका आकार बढ़ जाता है। सॉरी, उसका वेट, आकार नहीं, वेट, उसका भार बढ़ जाता है। भार यानी वेट बढ़ जाता है, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे, दोनों के दोनों चीज, है ना। आपसे पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका वेट बढ़ता है, घटता है, बढ़ जाता है वेट, ठीक है। और एक कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। मुझे बताइए इनमें से कौन सा जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फटाफट बताइए कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? एक अंडे का पकना, अच्छा, एक आइस क्यूब का पिघलना, केक को बेक करना, केक को बेकिंग है, केक को बेक करना, या फिर बनाना रोटिंग, यानी बनाना में केले में सड़ना, केले का सड़ना, कौन सा है बताइए? फटाफट से बताएंगे। एक तरीके से ये केक को बेक करने का मतलब है केक बनाना, यह है केक बनाना, बनाना, है ना, चीजों से मिलाकर केक बनाना। जैसे कि हम उसमें अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, चेरी का यूज उसमें करते हैं, अंडे का यूज उसमें करते हैं, क्रीम का उसमें यूज करते हैं, इन सारी चीजों को। देखिए एक चीज समझिएगा, मैं आपको सिंपली चीज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहला हम एग्जांपल लेते हैं, अंडे का पकना। हमने अंडे को लिया, फ्राई किया, जब हमने उसको फ्राई किया तो फ्राई करने के बाद वो पक गया। अब क्या उससे दोबारा अंडा बना दोगे? जी नहीं। अगर आप गलती करोगे तो आपको मुर्गी बना दिया जाएगा, तब आप अंडा दे सकते हो, तो चांस है, लेकिन उससे पहले कोई भी चांस आपका नहीं है। तो आप कहेंगे ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड पर आते हैं, एक आइस क्यूब का पिघलना, इसे छोड़ते हैं। केक का बेक करना मतलब केक का बनना। केक हम इतनी चीजों से मिलकर बनाते हैं जिसमें क्रीम भी होती है। क्रीम को बनाने के लिए पहले दूध की जरूरत पड़ी होगी, इसके अलावा हमारे पास कुछ चेरी वगैरह होती हैं। तो इन सबको जब हम बेंड कर देते हैं, क्या उससे उन दोबारा से उन सारी चीजों को अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता।
केले का सड़ना, भैया केला खराब हो गया तो हो गया, उसे आप सही नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं जा सकते हो, तो आंसर होगा केले का सड़ना भी हमारे पास नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा, ऑप्शन क्या बचा हमारे पास है आइस क्यूब का पिघलना। एक सिंपल सी चीज समझिएगा, अगर हमारे पास आइस क्यूब है, वो पिघल गई, हमने दोबारा से एक क्या लिया, बाउल लिया, बॉक्स लिया, हमने उसे दोबारा से फ्रिज में रख दिया, आइस क्यूब बन गई। तो इसका मतलब रिवर्स हो गई है हमारे पास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाले, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बताइए कौन सा केमिकल चेंज है, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, मोम का पिघलना, मोम का जलना। मोम का जलना है, कौन सा केमिकल चेंज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं ना एक नंबर का क्वेश्चन। बताइए, तो आप कहेंगे सर हम एक बात हमें बताइए, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघली हमने फिर से जमा दी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। पानी का उबलना, अब पानी उबल रहा है ना, अब पानी उबल रहा, भैया उसके ऊपर आप थार ढक दो, उबलता हुआ पानी फिर से पानी बन जाएगा, भाप, है ना। तो इसका मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। मोम का पिघलना, अगर मोम पिघल रही है तो हम पिघली हुई मोम से फिर से मोमबत्ती बना देंगे, ठीक है, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। आप एक चीज देखिए, मोम का जलना, जब मोम जलेगी, है ना, जलना और पिघलना दोनों में अंतर है। जब जलेगी तो वो लाइट देगी, है ना, तो उसमें जो एक मोम थी वो कन्वर्ट हो गई लाइट में, क्या आप लाइट से दोबारा मोम बना दोगे, मुझे बात बताइए, क्या लाइट से दोबारा मोम बना दोगे। जो एक मोमबत्ती ने जलकर एक लाइट दी हमें, है ना, एक हमें कह सकते हैं कि ऊष्मा दी, क्या उससे दोबारा से आप दोबारा से मोमबत्ती बना दोगे, नहीं बना सकते। जो चीज हो गई वो जल गई तो जल गई, तो इसका मतलब होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मोम का जलना जो है वो केमिकल चेंज है। मोम का जलना क्या है, मोम का जलना एक केमिकल चेंज है। मोम मतलब मोमबत्ती। आधुनिक रसायन पिता किसे कहा जाता है, एमिड्री मेंडलीफ, एंटोनी लेवोजियर, अल्फ्रेड नोबल, जाबिर इब्न हायन। किसको कहा जाता है आधुनिक रसायन का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, हमने डिस्कस किया था, वो लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक केमिस्ट्री का फादर, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर। आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है, आकार भी और आयतन भी दोनों फिक्स होते हैं, बताइए। आकार और आयतन फिक्स होते हैं, देखिए सबसे पहले मैं ठोसों को लेता हूं, आकार एकदम फिक्स होता है। मेरे पास एक पेन है, पेन ठोस है तो आकार फिक्स है। यही मेरे पास कोई रबड़ होती तो मैं इसे दबा दबा के इसका आकार चेंज कर देता, ठीक है, तो इसका मतलब ठोस है तो इसका आकार निश्चित है। दूसरा मैं आता हूं किसको लेकर, द्रव को लेकर। क्या द्रव का आकार निश्चित है, भैया द्रव को हमने बाल्टी से लोटे में डाल दिया, लोटे से परखनली में डाल दिया, सबका आकार लेता जा रहा है द्रव, है ना। तो आप कहेंगे द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता है, तो यहीं पर बात खत्म हो गई। फिर गैस को लिया हमने, गैस को आप एक परफ्यूम में आपने बोतल में बंद किया, गैस ही तो है, परफ्यूम है, आपने उसे पूरे कमरे में छिड़क दिया, पूरे कमरे में फैल गई, क्या उसका आकार निश्चित है, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, उसका आकार निश्चित नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन एक बचा कि ठोस जो होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है, यानी फिक्स होते हैं। आकार और आयतन कैसा होता है, फिक्स होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आठ का क्या होगा, आठ का एक होगा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, गैस, ठोस, प्लाज्मा या फिर द्रव। कौन सी जो पदार्थ है उसकी फोर्थ स्टेट है। देखिए यदि मैं बात करूं, हमने 5 स्टेट पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावा प्लाज्मा, और हमारे पास क्या था प्लाज्मा के बाद, बीईसी। अगर हम बात करें किसको लेकर, फोर्थ स्टेज को लेकर, वो था प्लाज्मा। क्या था, प्लाज्मा था। सिंपल है, कोई दिक्कत है यहां तक आपने, नहीं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहने लगूं, तारों की, सूर्य की ऊष्मा का कारण क्या है, वो है प्लाज्मा, ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, तारे और सूर्य एवं व तारों की ऊष्मा का कारण प्लाज्मा है, प्लाज्मा है, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां तक मुझे ऐसा मानना है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गैसों के बारे में सही है,
गैसों के बारे में क्या सही है? गैसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है, ऑप्शन नंबर ए। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, न ही निश्चित आकृति होती है, ऑप्शन नंबर बी है। गैसों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। अच्छा, गैसों की आकृति निश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। कौन सा आपके पास सही विकल्प है, बताइएगा। मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, मैंने गैसों को लिया है ना, गैसों के बारे में ही पूछ रहा है। गैसों के सबसे पहले आयतन को लेते हैं। किसको लेते हैं? आयतन को। अगर मेरे पास, मैं ये कहने लगूं आपसे, कोई बॉक्स है मेरे पास, सिंपल है ना, मैंने कोई बॉक्स लिया, मान लीजिए मेरे पास कोई बॉक्स है, मैंने इसमें एक गैस को भर दिया, ठीक है ना, तो इसने इसका आयतन ले रखा है, यानी इस गैस का आयतन इस बॉक्स के आयतन के बराबर है। वही मैंने इस गैस को खोल दिया, तो अब गैस का आयतन मेरे कमरे के आयतन के बराबर हो चुका है, तो इसका मतलब आयतन तो फिक्स नहीं है, ये हमारे पास वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब इनका वॉल्यूम तो फिक्स नहीं होता है। दूसरा, इनकी पूछी गई है कि इनकी आकृति, मुझे बताइए गैसों की आकृति फिक्स है? बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। गैसों को जिस बर्तन में रखा जाएगा, जिस जगह रखा जाएगा, उसी की आकृति ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इतनी बड़ी सीसी में रख दो, उसकी आकृति ले लेंगे। आप इतने बड़े डिब्बे में रख दो तो उसकी आकृति ले लेंगे। तो इसका मतलब यह है गैसों की ना तो आकृति निश्चित होती है, ना आयतन निश्चित होता है, ना तो सेफ कंफर्म होता है, ना हमारे पास इसका वॉल्यूम कंफर्म होता है ना। तो आप लिखेंगे नॉट फिक्स वॉल्यूम और नॉट फिक्स सेफ। आंसर होगा हमारे पास न तो आयतन, ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाले सभी ठीक होंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाले ठीक है सभी। ठीक, अब कोई दिक्कत है, समस्या है तो मुझे एक बार बताइए, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है? किसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है? एक बार मुझे बहुत जल्दी से बता देंगे। आयतन किसका निश्चित होता है और किसका हमारे पास कैसा होता है? तो आप ये सर आयतन को लेकर बात करें ना, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास देखिए, मेरे पास एक पानी का गिलास है ना। मैंने उस पानी के गिलास को, देखिए एक चीज समझिएगा, मान लीजिए इस शीशी में पानी है ना, पानी है। अब इसमें पानी है, चलिए ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? जितने इसमें पानी है। अब मैंने इस पानी को पूरे कमरे में फैला दिया, तो क्या पानी बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। आकृति तो चेंज हो गई, पहले इसकी आकृति ले रखी थी, अब वो कमरे की आकृति ले लेगा, लेकिन पानी उतना ही रहेगा। इसका मतलब इनकी आकृति तो निश्चित नहीं होती है, लेकिन इनका क्या होता है? इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम से हमारा कैसा होता है? फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर 1 लीटर पानी है, उसे आप कमरे में फैलाओ, उसे आप अपने घर में फैलाओ, उसे आप अपनी जेब में फैलाओ, उसे आप बोतल में रखो, उसका वही वॉल्यूम रहेगा जो उसका है। 1 लीटर है तो 1 लीटर, 2 लीटर है तो 2 लीटर, लेकिन उसकी सेफ चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब हमारे पास आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। वो कौन सा होगा इनमें से? अच्छा, पुस्तक, जल वाष्प, ऑक्सीजन, नींबू का रस। तो सिंपल सा आंसर होगा नींबू का रस, क्योंकि नींबू का रस जो है वो लिक्विड है ना, लिक्विड है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, फटाफट से बताएंगे कौन सा हमारे पास केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है? देखिए, अगर मैं केमिकल चेंज को लेकर बात करूं तो आप सीधी सी बताइए, अगर भोजन पच गया तो पच गया, इसका मतलब ये तो सही है, उसे दोबारा आप भोजन तो बना नहीं सकते। दूध का दही में, अगर दही बन गई तो बन गई, उसका दोबारा दूध तो आप बना नहीं सकते। उसके अलावा लोहे पर जंग लग गया तो लग गया, उससे दोबारा से लोहा नहीं बना सकते। आप ये सर, फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारे पास कौन सा? वो होगा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, यानी जल का वाष्प में परिवर्तन। फिर वाष्प को ऊपर से संघनन के द्वारा फिर से जल बना दो, क्या दिक्कत है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है? कौन सा? पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन का, मानव में पाचन, दूध से दही का बनना। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है? फटाफट से बताएंगे। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन कौन सा है? देखिए, अगर मैं भौतिक परिवर्तन को लेकर बात करूं, दूध का दही में बनना केमिकल चेंज है, रिवर्स नहीं कर सकते। मानव में पाचन नहीं रिवर्स कर सकते, केमिकल चेंज है। मानव में श्वसन, इसके अलावा मानव, पानी का बर्फ में परिवर्तन, देखिए मानव में श्वसन,
हमने एक बार सांस ली, हमने खाने का दहन कर दिया, हमने उसके बाद जब जो जितनी गैसों का आयतन लिया था, मतलब जितनी गैसों का अनुपात लिया था, उसका परिवर्तित अनुपात हम बाहर फेंकते हैं। क्या सेम फेंकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा केमिकल चेंज है। हमारे पास फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा पानी का बर्फ में कन्वर्ट, है ना, पानी का बर्फ में कन्वर्ट, फिर बर्फ को पिघलाकर हम फिर से पानी बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बताइए, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान, उच्च दाब, कम तापमान। बताइए क्या कारण है? यहां पर प्लाज्मा है। प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, मुझे एक बार बताएंगे फटाफट से। आज आपकी कमेंट जो है वो बहुत कम आ पा रही है मेरे पास, तो हाँ। ऑप्शन नंबर 14 का बताइए, मेन फैक्टर क्या है यहां पर? आपके यहां पर जो है ना मेन फैक्टर, वो है हमारे पास उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर है, उच्च तापमान है सितारों में प्लाज्मा के बनने का। चलिए यहां तक मुझे बताइए, आज हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उसके प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन लगा लिए। अब मुझे बताइए कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताइए, वरना तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, यहां तक दिक्कत है कुछ? यहां तक दिक्कत है तो मुझे बताइए, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़े। ठीक, अच्छा, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लिखेंगे मिश्रण को अलग करने की विधि, मिश्रण को अलग करने की विधियां, को अलग करने की विधियां। यानी जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसको कैसे कैसे अलग करते हैं। जैसे मैं ये कहने लगूं, आप अपनी मम्मी को आपने देखा होगा, ठीक है ना, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा गेहूं फटकते हुए, है ना, गेहूं फटकते हुए देखा होगा, बीनते हुए देखा होगा। ये होता है मिक्सचर। उस मिक्सचर को अलग करने की कौन कौन सी विधि है और उनके बारे में क्या क्या बनता है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। जैसे एक बनता है हमारे पास बीनना, है ना, बीनना, बीनना मतलब किसी चीज को अलग अलग करने के लिए, देखिए समझिएगा चीजों को, इसे कहते हैं बीनना। ठीक है, अच्छा, अगर बीनने को लेकर बात करें तो मुझे एक बात बताइए, कभी आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, मुझे हाँ या ना में बताते हुए चलिएगा, क्या आपने अपनी मम्मी को कुछ बीनते हुए देखा होगा? क्या वो पानी में से निकाल, क्या वो, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो चीजों का मिक्सचर है, आपने अपनी मम्मी को देखा तो वो ठोस ठोस को निकाल रही थी, बीन रही थी, ठोस द्रव को बीन रही थी, ठोस गैस को बीन रही थी, किस मिक्सचर को वो बीन रही थी? सबसे पहले मुझे ये बताइए, तब इस कंसेप्ट को समझेंगे बीनने का मतलब क्या है ना। देखिए, मिश्रण को अलग करने की पहली विधि है बीनना। बीनना मतलब क्या होता है, दो ठोस चीजें हैं, उन्हें आसानी से बीन सकते हैं, और जिनका आकार जो है बड़ा बड़ा हो, है ना, जिनका आकार बड़ा बड़ा हो और दोनों के दोनों ठोस हो, सॉलिड हो, उनको हम बीनने वाली विधि का यूज करते हैं नॉर्मली। जैसे आप देखते हैं, आपके घर में गेहूं आए और गेहूं में घुन लग गया और गेहूं हो गए खराब, ठीक है ना, कुछ गेहूं पड़ गए काले और कुछ जो है अपने कलर के ही थे, गेहूं कलर के। अब क्या हुआ, अपनी मम्मी ने देखा, मम्मी ने काले काले गेहूं को अलग फेंक दिया, तो दोनों क्या थे, खराब और अच्छे गेहूं ही तो थे, है ना, दोनों क्या थे, ठोस थे, आकार इतना बड़ा था कि मतलब आसानी से उसे चुना जा सके, है ना। तो आप लिखेंगे बीनना या फिर चुनना इसे कहते हैं, और इसमें क्या होता है, दो ठोसों को अलग किया जाता है और दोनों के ठोसों का आकार जो है बड़ा होता है, ठीक ठाक होता है, आसानी से उन्हें अलग किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे इस, ये होता है बीनना या फिर चुनना। बीनना या फिर चुनना इस मेथड को कहते हैं। आप लिखेंगे इस विधि में, इस विधि में, इस विधि का प्रयोग दो ठोस पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, अलग
करने में करने में किया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा लिखेंगे, जब दोनों ठोसों का आकार बड़ा हो। इस विधि में इस विधि में इस विधि का प्रयोग लिखेंगे। इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग जब किया जाता है जब ठोसों का आकार ठोसों का आकार बड़ा हो। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब ठोसों का आकार बड़ा हो। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं इसका एग्जाम्पल क्या ले सकता हूं? आप ये सर इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि हम अगर गेहूं से कंकड़ का बीनना क्या है हमारे पास चुनना, या फिर कैसी विधि है वो है बीनना। आप लिखेंगे जैसे जैसे गेहूं से कंकड़ का कंकड़ को अलग करना, ये हमारे पास कैसा मेथड है? चुनना या फिर बीनने का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के तरीके समझिएगा यहां से क्या बन सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है क्वेश्चन बनने की? पॉसिबिलिटी ये है जब ठोसों को आकार बड़ा होता है और दोनों के दोनों ठोस हो, तब किस विधि का यूज करते हैं? जो सिंपल फॉर्म में होती है वो है हमारे पास चुनना या फिर बीनना। कौन सी होती है? चुनना या फिर बीनना होती है। तो पहले इसे नोट डाउन करिए, फिर अगले मेथड को समझते हैं। फटाफट से नोट डाउन करिएगा। चलिए, अच्छा एक मिनट रुकिएगा। बढ़े भैया आगे क्यों? अगला देखते हैं। वो है हमारे पास कौन सा? वो है हमारे पास नेक्स्ट फटकना। फटकना, चीजों को समझिएगा, फटकना है। देखिए अगर मैं फटकने को लेकर बात करूं, किसको लेकर? फटकने को लेकर। आपने अपनी मम्मी को, है ना, हाँ, आपने अपनी मम्मी को कुछ चीज फटकते हुए देखा होगा, तो हमेशा वो जब फटकती हैं जब हमारे पास एक चीज हल्की होती है, तभी तो फटका होगा। कि अपनी मम्मी को आपने कंकड़ के संग गेहूं को मतलब गेहूं को आ, फटकते हुए देखा। फटकने का मतलब होता है एक तरीके से, क्या कह सकते हैं इसे, ऊंचाई से किसी चीज को गिराना, है ना, फटकना। तो आप देखेंगे कि आपने अपनी मम्मी को देखा होगा फटकते हुए, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा उन चीजों को फटक रही होंगी जिसमें क्या होगा, जिसमें एक चीज हल्की होगी हमेशा। क्योंकि वो फटकने से क्या होगा, हवा के प्रेशर से वो उड़ जाएगी। और जो उड़ने वाली चीज होगी यानी हल्की होगी, वो भी तो ठोस में होगी। बेशक हल्की है लेकिन ठोस में है। मान लीजिए आपके गेहूं निकल कर आई घर से, है ना, और गेहूं में क्या है, उसकी जो बाली होती है वो हल्की हल्की बाली उसमें रह गई। आपकी मम्मी ने उसे साफ करना शुरू किया। जब मम्मी ने उसे साफ किया तो बाली क्या है, ठोस है लेकिन हल्की है। और दूसरा कैसा है, दूसरा है ठोस लेकिन वो भारी है।
तो इसका मतलब फटकने का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास दो ठोस हो, जिसमें से एक भारी और जिसमें से एक हल्का हो। ठीक है ना? हाँ, ओशाना। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे इसके बारे में। आप लिखेंगे इस विधि का प्रयोग जब किया जाता है जब दोनों पदार्थ ठोस हों ठोस हों और और जिनमें से एक हल्का व एक भारी हो। ठीक है, तब इस विधि का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल पे लिखना चाहे लिख लेना। जैसे गेहूं से गेहूं से गेहूं से आप लिखेंगे बाली को अलग करना करते समय। ये आप खुद समझ सकते हैं। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपको एग्जाम्पल दे सकता है कि भैया हमें, है ना, भैया हमें ये बता दीजिए कि हम ये से एग्जाम्पल का मतलब, जैसे गेहूं से बाली को अलग करना, छोटी छोटी बालियां, छोटे छोटे टुकड़े रह गए गेहूं के निकलते समय, तो उसके लिए किस मेथड का प्रयोग करेंगे? फटकने का। इसके अलावा मुझे एक से एक क्वेश्चन पूछेगा, जब हम फटकते हैं तो उसमें दो पदार्थ होते हैं, एक द्रव होता है या ठोस होता है, दोनों ठोस होते हैं, एक द्रव या गैस होता है, एक दो ठोस तो होते हैं लेकिन एक भारी या फिर एक हल्का होता है, तो उसके लिए किस मेथड का यूज करते हैं? तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार इसे नोट करिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, भूसी को अलग करना राइस से, ये मेथड बनेगा। नोट करिए फिर आगे की ओर बढ़े। ये हमारे पास दो मेथड हो चुके हैं, तीसरे को लेकर बात करेंगे। पहले नोट करिएगा, नोट करिए बहुत जल्दी से, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, अब आप देखिए, आप बहुत ज्यादा आंसर दे रहे हैं। आप किस इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी। हाँ, ये सही है ना? आप पहचान पा रहे हैं मतलब कंसेप्ट से वही चीज है, क्योंकि एग्जाम्पल हजार है। मैं कहां तक लिखवाऊंगा? मैं एक एग्जाम्पल और आपको एक कंसेप्ट बता सकता हूँ, बाकी आप खुद अलग कर सकते हैं चीजों को। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन मतलब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो हमारे पास है छानना। कौन सा छानना है, इसके बारे में देखेंगे। छानना, देखिए छानने को लेकर अगर हम बात करें, किसको लेकर, छानने को लेकर बात करें, मुझे एक बात बताइए। आपने अपनी मम्मी को गेहूं मतलब आटा छानते हुए देखा होगा। तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, जब आटा छानती है तो वो ठोस ठोस का मिश्रण है, ठोस द्रव का मिश्रण है, ठोस गैस का मिश्रण है? बता, मुझे इतनी सी चीज बता दीजिए, वो किसका मिक्सचर है? ठोस द्रव ठोस गैस किसका मिक्सचर है? तो आप ये, सर अगर हम इस मिक्सचर को लेकर बात करें तो वो ठोस ठोस का ही है। आपने देखा हो भैया, ऐसा तो नहीं कोई कीड़ा लग गया है? कीड़ा लिक्विड में तो होता नहीं है, ठोस में ही होगा। आप कहीं, मम्मी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं भाई इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ में ही ना आ रही है ना? तो आपने एक चीज तो देखी क्या, कि दोनों ठोसों के मिक्सचर है। दूसरी चीज आपने ये देखी कि जब आपकी मम्मी उसे छान रही है तो क्यों छान रही है? क्योंकि वो एक कोई चीज एक बहुत बारीक है जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, तब चलनी का यूज किया जा रहा है। हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए। आपकी बिल्कुल ठीक बात है। जब हम छानते हैं तो छानने का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक चीज इतनी पतली होती है, इतनी बारीक होती है कि वो हमें नगण्य आंखों से दिखती नहीं है, आसानी से दिखती नहीं है, तब हम उसे चलनी से अलग कर देते हैं। तो इसका मतलब छानने का यूज हम जब करते हैं जब दोनों के दोनों ठोस हो, सॉलिड हो, और जिसमें से एक सॉलिड जो है वो मोटा और एक पतला हो, तब इसका यूज करते हैं। आप लिखेंगे इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग दो सॉलिड को
सॉलिड को अलग करने में किया जाता है। आप लिखेंगे इन दोनों सॉलिड में एक मोटा व एक बारीक होता है। तब इस मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिखना चाहें लिख लेना, जैसे आटे को छानना। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल कोई लिख लीजिए, जैसे आटे को छानना, आटे को छानना। आटे को छानना, यहां तक की चीज क्लियर है। मैं ऐसा मानता हूं अब तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। हमारे 3 मेथड होते हैं, आप इसे नोट करिए पहले, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। साइड हो जाता हूं, नोट करिए। अब मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो आपको नहीं आई है ना? चलिए, चीजें बिल्कुल सटीकता के साथ, शालीनता के साथ चल रही हैं। तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, फटाफट से मुझे बताते हुए चलेंगे। चलिए भाई। उम्मीद है नोट कर लिया होगा, कमेंट आज आ नहीं पा रही है तो मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूं। उसके बाद आता है हमारे पास चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। सेपरेशन मेथड, अगर इसको लेकर हम बात करें, है ना, इस विधि को लेकर बात करें, तो इसमें भी हम दो चीजों को अलग करते हैं। दोनों हमारे पास ठोस होते हैं। पहली चीज तो ये कि दोनों के दोनों ठोस होने चाहिए। एक हमारे पास चुंबकीय होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ। एक हमारे पास कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए मैग्नेटिक और एक होना चाहिए हमारे पास नॉन मैग्नेटिक। उनको अलग करते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक मिक्सचर डाला, जिसमें से एक हमारे दोनों मिक्सचर में हमारी दोनों चीजें हैं, मैग्नेटिक पदार्थ भी है, नॉन मैग्नेटिक भी है। अब मैंने इस रोलर पर डाला, ये रोलर कैसा है आपकी, ये हमारे पास जो रोलर है, ये हमारे पास चुंबक का है ना, चुंबक का है। तो होगा क्या, जो हमारे पास मैग्नेटिक पदार्थ होंगे वो इस रोलर पर चिपक जाएंगे। अच्छा, जब रोलर पर चिपकेंगे तो इसके साथ चिपकते हुए यहां पर अलग हो जाएंगे, जहां पर मोड़ होगा। तो इसका मतलब यहां पर हम जो है मैग्नेटिक चीजों को अलग कर सकते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगी वो यहां पर गिर जाएंगी। तो नॉन मैग्नेटिक को यहां पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पदार्थों को अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है। एक बार इस चीज को पॉइंट बनाकर लिखना शुरू करेंगे फटाफट से। आप लिखेंगे इस मेथड का यूज, है ना, आप लिखेंगे मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज दो ठोसों को अलग करने में किया जाता है किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लिखेंगे इन दो ठोसों में इन दो ठोसों में ठोसों में एक मैग्नेटिक व एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए।
होना चाहिए, तब इसका यूज किया जाता है। तब क्या है, तब इसका यूज किया जाता है, इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है ना, इस मेथड का यूज किया जाता है। एक बार इसे नोट डाउन करेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। बालिस्टर, भैया हैंड रिटन नोट्स जो है ना, मैं कुछ हैंड रिटन पहले करा तो दूं थोड़ा सा, है ना, पहले थोड़ा सा हैंड रिटन करा तो दूं, तभी तो मैं हैंड रिटन नोट्स चलवा पाऊंगा। क्या आप उन्हीं में से हो कि शादी हुई नहीं है, पहले बच्चों के नाम रख लिए हैं कि मैं अपने बच्चे का नाम चिंटू मिंटू टिंकू रखूंगा, उनके साथ डिस्कशन करके? भैया पहले थोड़ा बहुत हो जाने दो, 2 4 10 पेज, उसके बाद कोई आप में से ही नोट्स देगा हैंड रिटन, तभी तो मैं डलवा पाऊंगा, है ना। क्या मैं अभी से वर्तमान भूत भविष्य काल तीनों में चल लूं? फटाफट बताएंगे मुझे, एक बार इसे नोट डाउन करिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बड़े अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास वाष्पीकरण मेथड। क्या है? वाष्पीकरण मेथड। वाष्पीकरण, अगर मैं वाष्पीकरण को लेकर बात करूं, देखिए वाष्पीकरण मेथड में क्या होता है, हमारे पास दो पदार्थ होते हैं। सबसे पहला तो ये किस किस में लगता है, एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, तब ये मेथड लगेगा। ठीक है ना, एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो तब ये मेथड लगता है। इसका मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास सॉलिड क्या होते हैं, क्या सॉलिड जो है वो वाष्प बन सकते हैं? आपकी बहुत मुश्किल है वाष्प बनाना, है ना। तो इसका मतलब ये है, एक हमारे पास वॉलेटाइल होने चाहिए, एक हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे मैं ये कहने लगूं कि मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास जो है पानी है, पानी में जो है क्या पड़ा हुआ है, चीनी पड़ी हुई है। अब मुझे अलग करनी है इस मेथड को, या फिर पानी में नमक पड़ा हुआ तब मुझे अलग करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका वाष्पीकरण करना शुरू किया, तो उसमें से पानी का वाष्पीकरण हो गया। तो इसका मतलब पानी वॉलेटाइल है, जबकि हमारे पास चीनी नॉन वॉलेटाइल है। तो इसका मतलब इसमें द्रव और ठोस जो होते हैं उनको अलग करने की यह विधि है, जिसमें से एक वॉलेटाइल होना चाहिए और एक नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, है ना। एक हमारे पास वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? तो आप लिखेंगे, इस मेथड का यूज, इस विधि का यूज, इस विधि का यूज तब किया जाता है, जब मिक्सचर, मिक्सचर सॉलिड और सॉलिड व लिक्विड का होता है, लिक्विड का होता है। एक चीज और लिख लेंगे आप, क्या लिख लेंगे आप, ये लिख लेंगे, इनमें से, इनमें से लिक्विड, इन आप लिखें, इनमें से एक वॉलेटाइल व एक नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तभी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाना चाहूं, आप लिख सकते हैं जैसे नमक को, नमक को पानी से अलग करना, पानी से अलग करना, इसके अलावा नमक को, नमक को, नमक को पानी से अलग करना, चीनी को पानी से अलग करना, चीनी को पानी से अलग करना। इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनके लिए हम इन मेथड का यूज करते हैं, इन मेथड का इसके लिए यूज करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, इसे फटाफट से नोट करेंगे। ये हमारे पास है वाष्पीकरण मेथड,
है ना, वाष्पीकरण मेथड है। यहां तक चीजें कंप्लीट हुई होंगी, आगे की ओर तब बढ़ेंगे जब आप कह देंगे हाँ यहां तक की चीजें क्लियर हैं एकदम से। मनीष सर, इसमें डी ट्रिपल एस भी कवर हो जाएगा क्या? कैसी बातें करते हो? मतलब अभी आपको ये समझ नहीं है कि हमारा क्या क्लियर होगा, क्या क्लियर नहीं होगा, उसके बाद भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या केमिस्ट्री जो है इस मेथड में कुछ और भी है बताने के लिए? मुझे एक बात बताइए। या मैं पेपर बना रहा हूं बैठ के, ये कवर हो जाएगा, ये एग्जाम निकल जाएगा, वो एग्जाम निकल जाएगा? अरे भाई पढ़ने का तरीका देखो पहले अपना। वाष्पशील और अवाष्पशील, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला मेथड देखिएगा। ठीक, इसका नाम लिखिएगा। ये हमारे पास कौन सा मेथड है? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास आसवन मेथड, है ना, आसवन विधि। आसवन विधि, आसवन विधि। अगर हम देखिए आसवन विधि को लेकर बात करें, किसको लेकर? आसवन विधि को लेकर अगर हम बात करना चाहें, सबसे पहला आसवन विधि का यूज कब किया जाता है? देखिए, आसवन विधि का यूज जब किया जाता है ना, आसवन विधि का यूज जब किया जाता है जब हमारे पास दो पदार्थों के, मतलब दो द्रवों के, सबसे पहली चीज दो द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है। जैसे एक हमारा जो द्रव है वो हमारा 50 डिग्री पर बॉइल होता है, और एक जो है हमारा वो 20 डिग्री पर हो जाता है। तो इसका मतलब जो 20 डिग्री पर हो जाता है वो पहले बॉइल हुआ, पहले वाष्प बनी, उसको हमने ठंडा करके अलग कर लिया, है ना। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान आएगा उससे पहले एक तो अलग हो जाएगा, फिर हम इस प्रक्रिया को बंद कर देंगे क्योंकि वो 100 पर जाकर उबलेगा। तो एक इधर अलग हो जाएगा, एक इधर अलग हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इस मेथड का प्रयोग, आसवन विधि का प्रयोग जब किया जाता है जब दो द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ज्यादा होता है। अंतर ज्यादा का मतलब, मान लीजिए एक 20 है तो दूसरा 80, है ना, एक 100 है तो दूसरा 150, 200, अंतर ज्यादा हो तब इस मेथड का यूज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। अंतर ज्यादा होगा, सिंपल है, हमने गर्म किया, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी उबलेगा, जब जल्दी उबलेगा तो उसकी वाष्प बनेगी, वाष्प को हम इस परख नली में कूल यानी ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद संघनित करके उसको अलग लिक्विड फॉर्म में अलग कर लेंगे। और जो हाई टेम्परेचर पर बॉइल होता उसका भी टाइम आया नहीं था, जैसे ही अलग हो जाएगा इसको रोक देंगे विधि को, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। ठीक है, तो आप एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसके बारे में। इस मेथड का प्रयोग जब किया जाता है, आप लिखेंगे इस मेथड का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग दो द्रवों को दो द्रवों को अलग करने में अलग करने में किया जाता है। दूसरा लिखेंगे आप, जब जब दो द्रवों के क्वथनांकों यानी बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर होता है होता है तब इसका यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा गया है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको पता चलेगी। एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे जल व एसीटोन के मिक्सचर को अलग करना इस मेथड से ही यूज किया जाता है। किसका? वो है हमारे पास आसवन विधि का, डिस्टिलाइजेशन मेथड का। ठीक है, अच्छा, यहां तक की चीजें क्लियर है। दो तीन मेथड हमारे बचे हैं, उन्हें हम अगली क्लास में कवर करेंगे, है ना। साथ ही साथ जब ये मेथड्स हमारे हो जाएंगे सारे के सारे,
तो हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपको पहला चैप्टर क्लियर हुआ, उसके आज आपने क्वेश्चन लगाए, कितने क्वेश्चन किसके सही हुए थे? दूसरा, ये जो मेथड है सारे के सारे समझ में आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अब मुझे बताइए, यहाँ तक की चीजों में अगर कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए, वरना आज की क्लास को हम यहीं पर रोक रहे होंगे और आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे। फटाफट से आपके 2-3 मिनट डाउट लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए बताइए, किस किस का क्या क्या डाउट है? 12 के बाद फिर से केमिस्ट्री, क्या मतलब? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएगा केमिस्ट्री में, है ना। बहुत सिंपल फॉर्मेट में देखिए, अगर मैं चाहूं तो आपको एक पेज पर लिखवाता हुआ चला जाऊं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है ना, जब तक आपके आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट नहीं है कंसेप्ट को लेकर। और एग्जाम में अगर कोई चीज निकलती है वो कंसेप्ट से निकलती है, कभी भी रट्टा मार के कुछ नहीं निकलता। ठीक है, चलिए। तो हाँ, इसके आगे का पोर्शन हम कल कवर करेंगे, यानी इन सारे मेथड को, और पॉसिबल हुआ अगर इसके क्वेश्चंस मिले तो इनके क्वेश्चंस को भी कल देखेंगे, या फिर 2 चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन देख लेंगे, पहले एक और चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से सटीकता से आपके दिमाग में बैठी होंगी, और कोई डाउट या दिक्कत समस्या हो तो वो बता देना। दूसरा, मैं अगर बात करूं इसको लेकर, तो आप एक चीज समझिएगा कि पहले 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, फिर हम इसके नोट्स आप में से कोई बच्चा भेज देगा, डलवा देंगे, है ना। हर बार 6-6 पेज के आपको पेज नोट्स भेजना अच्छा नहीं लगता। कम से कम 3-4 चैप्टर हो जाए, उसके नोट्स कम से कम 10-20 पेज तो हो जाए कम से कम, है ना, तभी तो नोट्स भेज पाएंगे। हाँ, हो जाएगा मनीष मेरे भाई, हो जाएगा। सेकंड लाइन है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट में, एक कम पर बॉइल हो रहा है, एक बहुत ज्यादा पर बॉइल हो रहा है, तब इस मेथड का यूज करते हैं, है ना। चलिए, अगर कोई फिर भी दिक्कत समस्या बने, आप मुझे यहां पर मैसेज कर देना, डाउट अगर पूछना हो, है ना। अगर डाउट से रिलेटेड चीजें हो, ठीक है, तब यहां पर भेज सकते हैं आप डाउट वगैरह के लिए। टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। बाकी हम कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। सभी को प्यार भरा और बाय बाय। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।